हम्म, अगर 1996 में किसी ने 1 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाकर अपनी तिजोरी की चाबी 24 साल के लिए फेंक दी होती ना, तो आज उस तिजोरी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होते। अरे बाप रे, 2 करोड़! वो भी बिना कुछ किए। बिल्कुल, बिना कोई स्क्रीन देखे, बिना रोजाना कोई न्यूज़ सुने और बिना कोई पैनिक किए। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। हम्म। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, वेल्थ थ्रू पेशेंस किताब के आधार पर आज का ये विश्लेषण इस आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए ना किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ होना या दिन भर लाल हरे ग्राफ्स घूरना जरूरी है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सही कहा। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। मतलब ये जो कुछ ना करने वाली बात है या बिना रोज ट्रेडिंग किए पैसा बनाने का विचार है, ये सुनने में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। अगर रोज स्क्रीन नहीं देखनी है तो फिर असल में करना क्या है? ये विरोधाभास इसलिए लगता है क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान हमेशा ना एक्शन को नतीजे से जोड़ता है। हाँ, हमें लगता है जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। बिल्कुल, हम स्वभाव से ही ऐसे हैं कि हमें लगता है कि जितने ज्यादा फैसले लेंगे उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। कॉफी कैन कॉन्सेप्ट की शुरुआत दरअसल अमेरिका में रॉबर्ट किर्बी नाम के एक व्यक्ति के एक ऐतिहासिक अवलोकन से हुई थी। उन्होंने क्या देखा था ऐसा? उन्होंने अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखा। मतलब उस क्लाइंट के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। उसमें सालों तक कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई थी। तो कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पे? जी, बिल्कुल नहीं। और एक दशक बाद जब नतीजों की तुलना की गई, तो वो भुला दिया गया हिस्सा उस हिस्से से कई गुना बड़ा हो गया जिसे रोज सक्रिय रूप से मैनेज किया जा रहा था। बाद में भारत के संदर्भ में सौरभ मुखर्जी ने अपनी किताब में इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया। ये तो बिल्कुल पुराने जमाने के उस असली कॉफी कैन की तरह है, जहां लोग बैंक ना होने पर अपनी कीमती चीजें या नकदी खाली कॉफी के डिब्बे में रखकर जमीन में गाड़ देते थे और सालों तक भूल जाते थे। हाँ, एकदम सटीक उपमा है ये। किताब का एक बहुत ही शानदार उदाहरण इस पूरी फिलॉसफी का सार बताता है। ग्रेट वेल्थ इज क्रिएटेड नॉट बाय फ्रीक्वेंट एक्शन बट बाय लॉन्ग टर्म इनएक्शन। यानी बड़ी दौलत बार बार एक्शन लेने से नहीं, बल्कि लंबे समय तक कुछ ना करने से बनती है। सही बात है। ये बिल्कुल जमीन में आम का बीज बोने जैसा है। अगर कोई रोज मिट्टी खोद कर देखेगा कि जड़ें कितनी बड़ी हुई, तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। इसे बढ़ने के लिए समय और शांति चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और व्यावहारिक समस्या भी है। वो क्या? देखिए, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदकर उसे 10 साल तक तिजोरी में बंद कर देना वित्तीय आत्महत्या भी तो हो सकती है। मान लीजिए वो कंपनी ही दिवालिया हो गई या उसका व्यापारी खत्म हो गया, तो क्या होगा? इस बाय एंड फॉरगेट यानी खरीदो और भूल जाओ रणनीति में फॉरगेट वाला हिस्सा तभी काम करेगा जब जो चीज खरीदी गई हो वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो। खराब कंपनी को खरीदकर भूल जाना तो बर्बादी है ना। हाँ, और यही वो मोड़ है जहाँ ये निवेश फिलॉसफी एक कला से निकलकर एक ठोस विज्ञान में बदल जाती है। अच्छा। जी, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग आंख मूंद कर किसी भी शेयर को खरीदने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सख्त छलनी बनाने के बारे में है। मतलब एक फिल्टर। बिल्कुल, एक कड़ा फिल्टर। स्रोत सामग्री में बेहतरीन कंपनियों को चुनने के 3 बेहद कड़े नियम बताए गए हैं। ये नियम इतने सख्त हैं कि शेयर बाजार में मौजूद हजारों कंपनियों में से मुश्किल से 1 या 2 दर्जन कंपनियां ही इस छलनी से पार हो पाती हैं। सिर्फ 1 या 2 दर्जन? यानी उसकी बिक्री में वृद्धि हर साल कम से कम 10% होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ये आंकड़ा 10% ही क्यों है और एक दशक तक लगातार ये ग्रोथ बनाए रखना इतना जरूरी क्यों माना गया है? इस 10% के पीछे ना एक बहुत ही तार्किक और गहरी आर्थिक वजह है। देखिए, अगर किसी भी देश में महंगाई दर औसतन 5 से 6% है और देश की जीडीपी भी लगभग 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो कोई भी सामान्य कंपनी बस अर्थव्यवस्था के भाव के साथ 7-8% की ग्रोथ तो हासिल कर ही लेगी। बिल्कुल सही पकड़े। लेकिन 10% या उससे ज्यादा की निरंतर ग्रोथ का मतलब है कि वो कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से मार्केट शेयर छीन रही है, और एक दशक बहुत लंबा समय होता है। हाँ, 10 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। वही तो, इन 10 सालों में सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, कच्चे माल की कीमतें आसमान छूती हैं और अर्थव्यवस्था में मंदी भी आती है। अगर कोई कंपनी इन तमाम आर्थिक तूफानों के बीच लगातार 10% की दर से अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है,
तो इसका सीधा मतलब है कि उसके उत्पाद की मांग बाजार में इतनी मजबूत है कि ग्राहक किसी भी स्थिति में उसे खरीदना बंद नहीं करेंगे। जैसे किताब में एशियन पेंट्स का उदाहरण दिया गया। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था चाहे जैसी भी हो, लोग अपने घर पेंट करना नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात, एशियन पेंट्स जैसी कंपनी के पास एक प्राइसिंग पावर होती है। यानी वो अपनी मर्जी से दाम बढ़ा सकते हैं। हाँ, वे महंगाई के दौर में भी अपना दाम बढ़ा सकते हैं और ग्राहक फिर भी उनका ही सामान खरीदेंगे। ये प्राइसिंग पावर या कीमतें तय करने की ताकत सच में एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है। लेकिन सिर्फ सामान ज्यादा बेचना काफी नहीं है। कोई भी कंपनी भारी छूट देकर या घाटा सहकर अपनी बिक्री को कागज पर 10% से ज्यादा दिखा सकती है। हाँ, पर वो तो एक तरह से धोखा हुआ। बिल्कुल, और शायद इसीलिए इस ढांचे का दूसरा नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे आमतौर पर ROCE कहा जाता है। किताब के अनुसार यह आंकड़ा लगातार 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब इस विषय पर थोड़ी गहराई में जाने की जरूरत है। 15% के इस आंकड़े के पीछे असल विज्ञान क्या है? मतलब ये 8 या 10% क्यों नहीं हो सकते? देखिए, ये निवेश के पूरे गणित का सबसे अहम हिस्सा है। इस 15% के नियम के पीछे कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत का सिद्धांत काम करता है। कोई भी व्यापार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। बिल्कुल। वो पैसा या तो बैंक से कर्जे के रूप में आता है या निवेशकों से मिलता है, और इसकी एक लागत होती है। मान लीजिए किसी कंपनी के लिए इस पूंजी की औसत लागत 12% है। ठीक है। अब अगर वो कंपनी अपने व्यापार में इस पैसे को लगाकर केवल 10% का मुनाफा कमा रही है, तो तकनीकी रूप से वो हर साल अपनी संपत्ति नष्ट कर रही है। अरे बाप रे, मतलब वो घाटे में असल में। हाँ, वह कंपनी बाहर से बड़ी दिख सकती है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए एक ट्रेडमिल पर दौड़ रही है, जहां वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। 15% या उससे ज्यादा का ROCE ये साबित करता है कि कंपनी न केवल अपनी पूंजी की भारी लागत निकाल रही है, बल्कि वह इसके ऊपर फ्री कैश फ्लो या सरप्लस नकद भी पैदा कर रही है। इस बात को अगर एक अलग नजरिए से देखा जाए तो ये एक कंपाउंडिंग मशीन की तरह है। बिल्कुल। एक ऐसी मशीन जो अपने अंदर डाले गए ईंधन से कहीं ज्यादा ऊर्जा पैदा कर रही है। अगर ROCE 20% है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी उस अतिरिक्त नकद का इस्तेमाल करके एक और नई मशीन या फैक्ट्री बना सकती है, और वो भी बिना किसी बैंक से नया कर्जा लिए। हाँ, और यही सबसे बड़ी ताकत है। निवेश में अक्सर एक उपमा दी जाती है कि ये जमीन में आम का बीज बोने जैसा है, बस बो और पेड़ उगने का इंतजार करो। लेकिन मुझे लगता है ये उपमा पूरी तरह से सटीक नहीं है। एक बीज सिर्फ प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, लेकिन एक बिजनेस एक सक्रिय इंजन है जो खुद अपने मुनाफे से अपने आप को लगातार बड़ा करता रहता है। वो इंजन वाला नजरिया बिल्कुल सटीक है। बिजनेस अपने ही मुनाफे को फिर से बिजनेस में लगाता है, और यही चीज असली कंपाउंडिंग को जन्म देती है। और इसी शक्तिशाली इंजन की कार्यप्रणाली हमें तीसरे और आखिरी नियम तक ले जाती है। वो क्या है? कंपनी पर कर्जा कम से कम होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट भरोसेमंद होना चाहिए। लॉजिकल है। हाँ, जब मशीन खुद इतना मुनाफा कमा रही है कि वो अपनी नई फैक्ट्रियां खुद लगा सके, तो उसे बाहरी कर्जे की जरूरत ही क्या है? इतिहास गवाह है कि कर्जा अच्छी कंपनियों को खत्म कर देता है। 2008 की वैश्विक मंदी या 2020 के कोविड क्रैश को याद कीजिए। वो तो बहुत ही बुरा दौर था। उन समयों में कौन सी कंपनियां रातों रात दिवालिया हुई? वे कंपनियां जिन पर भारी कर्जा था। जब लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था रुक गई और रेवेन्यू आना बंद हो गया, तब भी बैंकों को तो अपना ब्याज चाहिए था ना। बैंक तो नहीं रुकते। बिल्कुल नहीं। भारी कर्जे वाली कंपनियां ब्याज नहीं चुका पाईं और टूट गई। इसके विपरीत कॉफी कैन वाली जिन कंपनियों पर कोई कर्जा नहीं था, उन्हें कोई खास वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बस बुरे वक्त के गुजरने का इंतजार किया, और जब बाजार वापस खुला तो वे और भी मजबूती से आगे बढ़ी। ये पूरी तरह से तर्कसंगत है। अगर किसी कंपनी के पास 10 सालों की निरंतर 10% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ है, 15% से ज्यादा ROCE है और उस पर कोई कर्जा नहीं है, तो वो असल में एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे कोई आर्थिक तूफान आसानी से नहीं गिरा सकता। जैसे टाइटन। हाँ, टाइटन जैसी कंपनियां इसका सटीक उदाहरण है। लेकिन कागज पर इन नियमों को पढ़ना और असल दुनिया के शेयर बाजार में पैसा लगाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सिद्धांत कितने भी अच्छे हों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असल दुनिया के उतार चढ़ाव में ये सच में काम करता है? स्रोत सामग्री में 1996 में HDFC बैंक में किए गए निवेश का एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। जी, वो बहुत ही शानदार उदाहरण है। अगर उस केस स्टडी को गहराई से देखा जाए
तो पता चलता है कि 1996 में लगाया गया 1 लाख रुपए बिना छुए होल्ड करने पर 2020 तक 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। और पता है 1 लाख रुपए का 2 करोड़ रुपए बन जाना कोई लॉटरी नहीं है। ये उसी कंपाउंडिंग और उच्च आरओसीई के इंजन का प्रत्यक्ष परिणाम है। वो कैसे? देखिए, एचडीएफसी बैंक ने 1996 से लेकर 2020 तक लगातार काम किया। उन्होंने हर साल नए ग्राहकों के खाते खोले, जिसे हम रेवेन्यू ग्रोथ कह सकते हैं। फिर उस पैसे को बहुत ही समझदारी से और सुरक्षित तरीके से लोन पर दिया, जिससे उन्होंने अपनी पूंजी की लागत से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया, जो उनका उच्च आरओसीई है। और सबसे अहम बात, उन्होंने वो भारी मुनाफा शेयर धारकों में पूरी तरह से बांटा नहीं, बल्कि उसे वापस बैंक की नई शाखाएं खोलने में लगा दिया। ये चक्र पूरे 24 सालों तक बिना रुके चलता रहा। मतलब पैसे से पैसा बनता रहा। बिल्कुल। शुरुआती कुछ सालों में 1 लाख रुपए का 2 लाख या 4 लाख होना बहुत ही धीमी प्रक्रिया लगती है, लेकिन जब कंपाउंडिंग अपना असली रंग दिखाती है और वो रकम 50 लाख पर पहुंच जाती है, तो उस 50 लाख पर 20% का मुनाफा जुड़ने से एक ही साल में वो रकम 60 लाख हो जाती है। अरे वाह, एक साल में 10 लाख का उछाल। हाँ, ये कंपाउंडिंग का वो हॉकी स्टिक कर्व है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। कोई भी ट्रेडर रोजाना खरीद फरोख्त करके इतने बड़े रिटर्न्स कभी हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पर ये पूरी चर्चा सच में बहुत ही गंभीर और दिलचस्प हो जाती है। कंपाउंडिंग का ये गणित पीछे मुड़कर देखने पर एकदम परफेक्ट लगता है। 1996 से 2020 तक का चार्ट एक सीधी ऊपर जाती हुई रेखा की तरह महसूस होता है। हाँ, चार्ट पर तो कोई डर नहीं लगता। वही तो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन है। ये कहना बहुत आसान है कि बस निवेश करो और 20 साल के लिए भूल जाओ। लेकिन जरा उस व्यक्ति के मनोविज्ञान के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं जिसने सच में 1996 में वो पैसा लगाया था। वो तो एक रोलर कोस्टर रहा होगा। बिल्कुल। 24 सालों के सफर में साल 2000 का .com क्रैश आया, फिर 2008 की वो भयानक वैश्विक मंदी आई जब शेयर बाजार में अच्छे पोर्टफोलियो की कीमत आधी रह गई थी, और फिर 2020 का कोविड क्रैश। हाँ, आफूती दिखती है तो बिना पैनिक किए शांति से बैठे रहना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से कितना मुश्किल रहा होगा। ये तो इंसान के बुनियादी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। खतरे को देखकर भागना तो इंसान की फितरत है। और यहीं पर निवेश का सबसे बड़ा सत्य छुपा है। वित्तीय बाजारों में सबसे बड़ी चुनौती कभी भी गणित, बैलेंस शीट या फाइनेंस का ज्ञान नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती ना मनोविज्ञान होती है। साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी। बिहेवियरल फाइनेंस ये साबित करता है कि किसी इंसान को मुनाफा होने पर जितनी खुशी होती है, उससे 2 गुना दर्द उससे उतना ही नुकसान होने पर होता है। इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। अच्छा। जब टीवी पर हर न्यूज़ चैनल बता रहा हो कि अर्थव्यवस्था ढह रही है, जब फोन पर लगातार लाल रंग के ग्राफ्स और नोटिफिकेशंस आ रहे हों, तब ये मानकर बैठे रहना कि ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है, लगभग असंभव होता है। हाँ, कोई भी घबरा जाएगा। यही डर लोगों से सबसे बड़ी गलतियां करवाता है, और वो मंदी के सबसे निचले स्तर पर अपने सबसे बेहतरीन शेयर्स डर के मारे बेच देते हैं। किताब का एक बहुत ही अहम उदाहरण इस मनोवैज्ञानिक स्थिति के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। डोंट जस्ट लुक फॉर मल्टी बैग स्टॉक्स, लुक फॉर मल्टी डेकेड बिजनेसेस। यानी सिर्फ ऐसे स्टॉक्स मत ढूंढो जो रातों रात मल्टी बैगर बन जाएं, बल्कि ऐसे बिजनेस ढूंढो जो कई दशकों तक टिके रह सकें। बिल्कुल सही। स्टॉक बनाम बिजनेस, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक पूरा नजरिया बदलने वाली बात है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि रोज ऊपर नीचे होने वाले हर टिकर सिंबल के पीछे एक असली व्यापार चल रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले में एक बहुत अच्छी चलने वाली बेकरी में हिस्सेदारी खरीदता है, तो क्या वो हर सुबह जाकर उस बेकरी की कीमत लगाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो 2008 की मंदी में उस बेकरी को आधी कीमत पर सिर्फ इसलिए बेच देगा क्योंकि अखबार कह रहा है कि अर्थव्यवस्था खराब है? नहीं, वो व्यक्ति सिर्फ ये देखेगा कि क्या बेकरी हर साल पहले से ज्यादा ब्रेड और केक बेच रही है या नहीं, क्या उसके पास ग्राहक आ रहे हैं। अगर व्यापार बढ़ रहा है, कैश रजिस्टर बज रहा है, तो उस बेकरी की सैद्धांतिक कीमत बाजार में आज क्या है, इससे मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकरी का ये उदाहरण ना शेयर बाजार के मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे सटीक है। जब कोई कॉफी कैन निवेशक किसी बेहतरीन कंपनी में पैसा लगाता है, तो उसे एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचना चाहिए, न कि किसी ट्रेडर की तरह जो कीमत के उतार चढ़ाव पर सट्टा लगा रहा हो।
सही बात है। शेयर का भाव हर रोज बाजार के मूड के हिसाब से बदलता है, लेकिन क्या कंपनी का व्यापार हर रोज बदलता है? क्या लोग बाजार गिरने पर एक दिन में एशियन पेंट्स खरीदना बंद कर देते हैं या HDFC में खाते खोलना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। शेयर बाजार की इस भयानक अस्थिरता से खुद को बचाने का एकमात्र तरीका है अपने पोर्टफोलियो को रोज रोज देखने की आदत को पूरी तरह खत्म करना। जब एक बार ये पक्का हो जाए कि कंपनी 10% रेवेन्यू और 15% ROCE के नियम पर पूरी तरह खरी उतर रही है, तो उसके बाद उस डब्बे को बंद कर देना चाहिए और सिर्फ समय को अपना काम करने देना चाहिए। तो इस पूरी गहन चर्चा का आखिर मतलब क्या है? जिन स्रोत सामग्रियों का आज विश्लेषण किया गया है, उनका सबसे बड़ा सबक यही है कि शेयर बाजार में बाजार को हराने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक आम निवेशक के लिए यह मुमकिन ही नहीं है कि वो हर रोज स्क्रीन के सामने बैठकर बड़े-बड़े संस्थागत निवेशकों से मुकाबला कर सके या बाजार की टाइमिंग पकड़ सके। लेकिन एक चीज है जो उस आम निवेशक को सबसे अलग और सफल बना सकती है, और वो है धैर्य। बिल्कुल। सही कंपाउंडिंग मशीन, यानी सही बिजनेस को चुनना जो बिना कर्जे के अपना मुनाफा लगातार बढ़ा सके और फिर उसे एक पुराने कॉफी के डिब्बे की तरह बंद करके भूल जाना। ये एक बहुत ही धीमी और उबाऊ प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में शानदार संपत्ति बनाने का यही सबसे असाधारण और प्रामाणिक तरीका है। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, तो हर निवेशक को ये चुनाव करना होता है कि वो अपनी पूंजी के साथ किस तरह का जीवन जीना चाहता है। मतलब क्या कोई व्यक्ति एक ऐसा जीवन चाहता है जहां हर रोज लाल और हरे रंग के ग्राफ्स उसके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें, जहां हर ब्रेकिंग न्यूज उसके दिल की धड़कन बढ़ा दे, या वो एक ऐसा जीवन चाहता है जहां उसकी पूंजी उसके लिए शांति से काम कर रही हो, जबकि वो अपना समय अपने असली पेशे, अपने परिवार या अपने शौक पर लगा सके? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, जो कॉफी कैन पोर्टफोलियो आज समझदारी और नियमों के साथ बनाया जाएगा, वो आने वाले 10 या 20 सालों में बिना किसी तनाव के वित्तीय स्वतंत्रता की एक बहुत मजबूत नींव रख सकता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के रोजमर्रा के शोर से दूर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की एक बेहद खामोश लेकिन अजेय ताकत है। इस खामोश ताकत की बात करते हुए इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर शायद आज के आधुनिक डिजिटल युग में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के विश्लेषण से ये पूरी तरह साफ है कि शेयर बाजार में सबसे बड़ी दौलत इनएक्शन, यानी कुछ न करने से और बस चुपचाप बैठे रहने से बनती है। लेकिन अगर ये परम सत्य है, तो जरा आज के हमारे चारों तरफ फैले हुए आधुनिक फाइनेंस न्यूज के पूरे इकोसिस्टम को देखिए। वो तो पूरा शोर से भरा है। बिल्कुल। हर सेकंड भाव अपडेट करने वाले स्टॉक मार्केट ऐप्स, लगातार बाय और सेल के चमकते हुए नोटिफिकेशंस और 24 घंटे चलने वाले बिजनेस चैनल्स जो अर्थव्यवस्था की हर छोटी खबर को किसी बड़े वैश्विक संकट की तरह पेश करते हैं। क्या यह संभव है कि ये पूरा का पूरा वित्तीय इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया हो ताकि निवेशकों के अंदर लगातार डर और लालच पैदा किया जा सके? सोचने वाली बात है। क्योंकि जब निवेशक शांति से बैठे रहते हैं तो ब्रोकर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को कोई ब्रोकरेज फीस नहीं मिलती। उनकी भारी कमाई तभी होती है जब निवेशक घबराते हैं, रोज पोर्टफोलियो बदलते हैं और बेवजह ट्रेडिंग करते हैं। सही कहा। अगर सबसे अच्छा निवेश वो है जिसे दशकों तक छुआ ही ना जाए, तो क्या ये सारा शोर शराबा सिर्फ निवेशकों की शांति चुराने और उन्हें उस कॉफी कैन को समय से पहले खोलने पर मजबूर करने के लिए है? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर एक आम निवेशक को कल सुबह अपना पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग ऐप खोलने से पहले जरूर विचार करना चाहिए। क्या शोर का हिस्सा बनना वाकई जरूरी है, या आज के समय में शांति से कुछ न करना ही शेयर बाजार में सबसे बड़ा आर्थिक विद्रोह है? इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस गहन चर्चा में जुड़ने और इसे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।